दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई 31 साल की उस लड़की के साथ, वो वाकई में अपने आप में एक बेहद शर्मनाक घटना थी। और ये घटना इतनी भयावह, इतनी डिस्टर्बिंग है कि जब इसके बारे में पता चलता है, जब वो रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में जो सामने आया था कि उस लड़की को सर से लेकर पैर तक चोटिल किया गया था, वो जब बताई जा रही है वीडियो में, तो वाकई में कलेजा फट सा जा रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी, व्यथित कर देने वाली वो रिपोर्ट है। और जिस तरह से ये हुआ, वाकई में वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुरू से जानेंगे कि पूरी कहानी क्या थी, क्या हुआ उस रात को। 8 अगस्त की, 9 अगस्त की जो रात थी, वो जो काली रात थी, उस रात में क्या हुआ। दरअसल आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता में रात के 11 बजे एक शख्स आता है जिसका नाम होता है संजय रॉय। वो शख्स उस अस्पताल में आता है, वो आधे घंटे उस अस्पताल में रहता है और फिर वो चला जाता है। अब कुछ घंटों बाद, लग चुका था 9 अगस्त, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे तो अगला दिन लग जाता है। 9 अगस्त की रात को लगभग 2.5 घंटे के बाद वो रात के 1 बजे उस अस्पताल में आता है। और फिर वो रात के, मतलब सुबह सुबह के या रात के कह लें, 4:37 पर उस अस्पताल से निकलकर पुलिस बैरक में जाकर आराम से सो जाता है। 4:37 पर जब वो निकल रहा था तो ये टाइमिंग थी उसके उसी आरजी कर अस्पताल के 4th फ्लोर पर जो सेमिनार हॉल बना हुआ था, उसमें से निकलते हुए उसका जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, उसके आधार पर वो 4:37 पर वहाँ से निकलकर पुलिस बैरक में जाकर आराम से सो जाता है। ये शख्स आखिर है कौन, जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस अस्पताल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इस लड़की के अतीत के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और बात करेंगे। दोस्तों, आरजी कर हॉस्पिटल बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। और शुरुआती दौर में ये हॉस्पिटल कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। ये जो मेडिकल कॉलेज है, जो कि पहले सिर्फ अस्पताल था, फिर धीरे धीरे कॉलेज भी बना। और सन 1948 में डॉक्टर राधा गोविंदकर जी की स्मृति में, उनके सम्मान में इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया आरजी कर हॉस्पिटल। और दोस्तों, ये जो बिटिया थी, इसका हम काल्पनिक नाम यहाँ पे रखेंगे, जिसका नाम मैं रखता हूँ मीता। एक काल्पनिक नाम हम लेंगे क्योंकि लीगली मैं अलाउड नहीं हूँ कि पब्लिकली उस बच्ची का मैं नाम यहाँ पर आप सभी के सामने सार्वजनिक तौर पर लूँ या उसकी कोई तस्वीर यहाँ पर दिखाऊँ। ये कानून, ये जो भारतीय संविधान है, वो मुझे इजाज़त नहीं देता। क्योंकि जिसके साथ इतना भयावह कांड हुआ हो या इतनी बुरी घटना हुई हो, आप अलाउ नहीं है कि इस तरह से आप पिक्चर्स डालें। बहुत सारे लोग पिक्चर्स भी डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग नाम ले रहे हैं, जो कि लीगली सही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ काल्पनिक मीता। मीता जो है शुरू से एक गरीब परिवार की लड़की रही और इनके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, मीता, उसके मम्मी और उसके पापा। मीता के जो पिता थे वो कोलकाता से कई किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना में स्कूल ड्रेसेस बेच कर अपना गुजारा चलाते थे। और स्कूल ड्रेसेस बेचकर उन्होंने मीता की पढ़ाई लिखाई कराई। मीता ने 10th 12th कंप्लीट करने के बाद जो है अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट किया। और MBBS का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, MBBS करने के बाद वो आरजी कर अस्पताल में एज अ जूनियर डॉक्टर अपॉइंट होती है, एज अ ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर अपॉइंट होती है। और वहाँ पर वो अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाती है। कुछ ही साल बाद वो डॉक्टर बन जाती। जूनियर डॉक्टर वो बन चुकी थी, नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी, MBBS वो कंप्लीट कर चुकी थी। और सारे सपने इस परिवार के पूरे होने ही वाले थे, जो थे कि अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा काबिल डॉक्टर बनाना। पर इसी सपने के बीच एक ऐसी काली रात आएगी जो सब कुछ तबाह कर जाएगी, किसी को पता नहीं था। मीता की जो ड्यूटी थी वो नाइट शिफ्ट थी। 36 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के लिए वो रात के 10 बजे आरजी कर अस्पताल में आती थी और अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद दिन में वो अपने घर चले जाया करती थी। 8 अगस्त की रात को भी वो अपनी ड्यूटी के लिए उस अस्पताल पहुंची, आरजी कर अस्पताल पहुंची। उसने अपने पेशेंट्स वगैरह जो भी उसे देखने थे देखे। उसके बाद रात के लगभग 2 बजे वो सारे पेशेंट्स को देखने के बाद, सारे वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं अस्पताल में, आपको तो पता ही है, सब कुछ देखने के बाद अपने साथी सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो कि उसके साथ ही जूनियर और भी जो दूसरे डॉक्टर्स थे, जो उसी के तरह ट्रेनी डॉक्टर्स थे, उनके साथ वो डिनर करती है। चूँकि शिफ्ट बहुत लंबी थी और काफ़ी सारे पेशेंट्स भी देखने होते हैं जूनियर डॉक्टर्स को, तो वो देखने के बाद रात के लगभग 2 बजे अस्पताल का माहौल भी ऐसा रहता है कि वहाँ पे भी सब लोग सो जाते हैं, जैसे हम घरों में सोते हैं अक्सर। जो एक
डेली रूटीन का चक्र होता है कि रात में हम सोते ही हैं, तो वैसे ही अस्पताल में कोई कितना ही बीमार हो, सब सो जाते हैं, तो अस्पताल में रात को भी सन्नाटा होता है। बहुत रेयर कोई ऐसा मामला होता है कि इमरजेंसी में आपकी ज़रूरत पड़ जाए, जो कि होती है अक्सर अस्पताल में, तो कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है, बट अक्सर रात में जो है सन्नाटा पसरा होता है। और रात में हर एक शख्स अस्पताल के अंदर भी, चाहे अस्पताल का वार्ड हो, चाहे अस्पताल के पेशेंट्स हो, वो आराम से सो रहे होते हैं या अपने काम कर भी रहे होते हैं, तो वो बैठे होते हैं, थोड़ा फ्री होते हैं। तो उसी तरह रात के 2 बजे जब अस्पताल में सन्नाटा था, मीता अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है, और डिनर करने के बाद चूँकि 36 घंटे की शिफ्ट काफ़ी लंबी थी, और वो फिर सोचती है कि अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और ये पहली बार नहीं था कि वो आराम करने के लिए उस जगह जा रही थी। इससे पहले भी, चूँकि काफ़ी समय से वो अपनी ये नाइट शिफ्ट कर रही थी, इससे पहले भी वो उसी अस्पताल के 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाके थोड़ा सा आराम करने का डिसाइड करती है। और उसके जो साथी जूनियर डॉक्टर्स थे, उनको वो थोड़ा टाटा बाय बाय सी यू कह के उस सेमिनार हॉल में सोने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, ये सेमिनार हॉल ऐसा था जहाँ पे कोई साउंड प्रूफिंग वगैरह नहीं थी, जैसे अक्सर हम कई सारे सेमिनार हॉल्स में देखते हैं कि साउंड प्रूफ्स दीवारें होती हैं, जो पूरी दीवारें वहाँ पे होती है, जो सीलिंग होती है वो साउंड प्रूफ होती है, कुर्सियाँ सिस्टमेटिक लगी होती है। वैसा ये सेमिनार हॉल नहीं था। ये एक नॉर्मल हॉल था जहाँ पे कई सारे दरवाजे थे, और उस सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में कॉरिडोर था, अस्पताल का ही कॉरिडोर था। और उस सेमिनार हॉल में, वो सिर्फ नाम का सेमिनार हॉल था, जस्ट इट वाज अ नॉर्मल हॉल, और वहाँ पे 25 से 30 कुर्सियाँ लगभग लगी हुई थी। छोटे मोटे प्रोग्राम या कोई छोटी मोटी मीटिंग होती थी, या छोटी मोटी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी उन डॉक्टर्स की आरजी कर अस्पताल में, तो वो उस सेमिनार हॉल में की जाती थी। तो एक नॉर्मल सा सेमिनार हॉल था, और कोई ज़्यादा व्यवस्थाएँ इस सेमिनार हॉल के अंदर नहीं थी। एक मामूली सा रूम आप इसे कह सकते हैं। उस सेमिनार हॉल में एक गद्दा रखा हुआ था, गद्दा पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक पंखा भी था। मतलब एक काम चलाऊ, एक जुगाड़ कह सकते हैं कि भाई एक सोने की जगह मिल जाती है तो चलो आराम कर लिया जाए। तो ऐसी वो जगह थी सेमिनार हॉल में, ऐसी व्यवस्था थी। तो मीता लगभग रात के 2:30 पौने 3 बजे के उस सेमिनार हॉल में जाती है, और फिर दोबारा उस सेमिनार हॉल से ज़िंदा लौट कर नहीं आती। सुबह हो जाती है, और जैसे ही सुबह के 7-8 बजते हैं, तो अस्पताल का जो डेली रूटीन होता है, सुबह से उठ के जो पेशेंट्स देखना, सुबह से उठ कर के जो उनके जूनियर डॉक्टर्स हैं, या जो वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, या जो सफाई कर्मी हैं, वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह के 9 बजे मीता का ही एक जूनियर डॉक्टर साथी उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है, और वो सोचता है कि यार शायद मीता जो है अभी भी सो रही है, तो इसे सोने दिया जाए, डिस्टर्ब नहीं करते, अपने काम पे चलते हैं। मीता खुद ही जब भी उसकी नींद खुलेगी तो वो आ जाएगी। लगभग उसके आधे घंटे के बाद 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उसी अस्पताल का उस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर होता है, और वो जब देखता है उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा भयावह दृश्य, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो उसके गले में एक बहुत बड़ा गोला सा अटक गया हो, और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जैसे ही सेमिनार हॉल में घुसता है तो देखता है कि वहाँ पे जो गद्दा पड़ा हुआ था जिसका मैंने जिक्र किया, उसके ऊपर एक लेडी है, और लेडी के जो पैर हैं वो अलग अलग दिशाओं में हैं, बाल बिखरे हैं, और अगल बगल खून है, दूर से उसे दिखता है। और जैसे ही वो पास जाकर देखता है तो ये मीता थी, जिसके सर से लेकर पैर तक कोई सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे, और गंभीर चोटें थी, सारी की सारी गंभीर चोटें थी। मीता के सिर में, आँखों में, नाक में, होठ में, गले में, हाथ में, कंधे में, उंगली में, कमर में, पेट में, इनफैक्ट उसके प्राइवेट पार्ट तक में गंभीर निशान थे। और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़ा था, और नीचे वाले हिस्से पर उसके शरीर के कोई कपड़ा नहीं था। मीता की जो ये बॉडी थी, जो ये जूनियर डॉक्टर देख रहा था अपनी नज़रों के सामने, वो नीचे से बिना कपड़ों की थी। इस जूनियर डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, ये घबरा जाता है और ज़ोर से चीखता हुआ उस हॉल से बाहर निकलता है। और जब वो चीखता है तो सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। बहुत ज़ोर से वो चीखता है 4th फ्लोर पे। तो सभी की जो नज़रें थी वो 4th फ्लोर की ओर जाती हैं कि यार आखिर हुआ क्या, कौन चीख रहा है इतनी ज़ोर से। देखते ही देखते उस सेमिनार हॉल के अंदर भीड़ जुट जाती है। उस आरजी कर अस्पताल के 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो बंदा था, जो वो चीखा था, जो वो कहता है कि अरे सर ये देखो क्या हुआ, तो वहाँ पर अब सभी की नज़रों के सामने जो था ये दृश्य था। ये मीता की बॉडी थी जो इस हालत में थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहाँ पे कुछ सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने मीता की सांसें चेक की, ये देखने के लिए कि मीता ज़िंदा है या इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है। जब वो सांसें चेक करते हैं मीता की, तो उन्हें पता चलता है कि मीता की सांसें उखड़ चुकी हैं। मीता इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर मीता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए जब उसे भेजा जाता है और जब रिपोर्ट सामने आती है तो और भी भयावह तरीके से वो सभी के सामने रिपोर्ट आती है। क्योंकि रिपोर्ट में जो मेंशन होता है वो था
उसके सिर पे चोट, उसकी आँख में चोट, आँख में जो उसका चश्मा था जो वहीं उसकी बॉडी के पास ही मिला था, टूटा हुआ था, उस चश्मे के जो कांच थे उसकी आँखों में घुसे हुए थे। पेट में चोट थी और पेट में गंभीर ज़ख्म था, प्राइवेट पार्ट में गंभीर ज़ख्म था। उसका जो हाथ था वो टूटा हुआ था, लेफ़्ट जो लेग था वो टूटा हुआ था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, नेक जो है ब्रेक की गई थी, गर्दन तोड़ी गई थी, गर्दन टूटी हुई थी, रिंग फिंगर जो थी वो टूटी हुई थी, होंठ जो है कटे हुए थे, ज़ख्मी थे और इन सभी अंगों से खून का रिसाव हो रहा था। अब जब ये रिपोर्ट सभी के सामने आती है तो जितने भी जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पर थे सभी आक्रोशित हो जाते हैं और देखते ही देखते सारा काम ठप पड़ जाता है आरजी कर अस्पताल का। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो कोलकाता का इतना फेमस अस्पताल था। पर ये जब होता है, ये सारी चीज़ें जब सामने आती है तो एक और शर्मनाक चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब डॉक्टर्स ने मीता की बॉडी की शिनाख्त की, पता चला कि भाई ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, ये पीजी करने आई है, जूनियर डॉक्टर है, और फिर उसकी बॉडी को जब भेजा गया, रिपोर्ट सामने आई, तो फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, वो अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कह के 11 बजे, देखिए दोस्तों, सुबह 9:30 बजे पहली बार मीता की बॉडी देखी गई और इसी बीच ये सारी प्रोसेस होती है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो बच्ची है सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके बाद उसकी बॉडी को भेज दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें जब सामने आती तो 11 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से वहाँ के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो फ़ोन लगवा के मीता के पेरेंट्स को ये कहते हैं, फ़ोन लगवाते हैं मीता के घर पे और कहते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी जो बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मीता के जो माता पिता हैं वो घबरा जाते हैं और वो फिर रिटर्न फ़ोन लगाते हैं उसी नंबर पे जिस नंबर से मीता के मम्मी पापा को फ़ोन गया था, और यहाँ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता। जस्ट उसके 15 मिनट के बाद 11:15 पर एक और कॉल फिर से किया जाता है इन्हीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तरफ से, संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, उस पूरे मेडिकल कॉलेज के। वो फिर से फ़ोन लगवाते हैं और इस बार 15 मिनट बाद ही मीता के मम्मी पापा को फ़ोन पे ये कहा जाता है कि आप आ जाइए, आपकी बेटी ने सुइसाइड कर लिया है। आर यू किडिंग मी? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक चल रहा है? 15 मिनट पहले आप कह रहे हो कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाइए, और 15 मिनट बाद फिर से आप कॉल करवा के कहते हो कि आपकी बेटी ने सुइसाइड कर लिया है। और जब मीता के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें 3 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है, 3 घंटे वेट करवाया जाता है उन्हीं की बेटी का चेहरा दिखाने के लिए। और ये जो चीज़ थी ये सभी के सामने आ चुकी थी। उस सेमिनार हॉल में जब सभी लोग थे तो ये चीज़ किसी से छिपी नहीं थी कि उसके शरीर पर जिस तरह की चोटें दिखाई दे रही थी, ये कहीं से कहीं तक सुइसाइड था ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता सुइसाइड। पुलिस हरकत में आती है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले ये देखती है कि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जी हाँ, कोई भी सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं था। और 3rd फ्लोर पे 2 सीसीटीवी कैमरे थे जो कॉरिडोर के अगल बगल में थे। वहाँ से जितने भी लोग गुजरे हैं तो एक अंदाज़े के बेसिस पर वहाँ से जितने लोग गुजरे हैं उस आधार पर ये देखा जाता है कि रात के लगभग 3 बजे मीता जो है सेमिनार हॉल में एंटर करती है और जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं उस बीच वो सब स्टाफ के ही लोग होते हैं। सभी को बुलाया जाता है और कहा जाता है, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन है। तो ये सामने आता है कि सारे स्टाफ के ही लोग थे और रेगुलर बेसिस पे वही यहाँ पे रात में या किसी भी टाइम आते जाते हैं। अब इसी बीच रात के 4 बजे एक और शख्स था जिसने सेमिनार हॉल के अंदर एंट्री की थी और वो सुबह के 4:37 पर उस सेमिनार हॉल से बाहर निकला था, जिसका मैंने इस वीडियो में शुरुआत में जिक्र किया था। वो था संजय रॉय। दोस्तों, ये जो संजय रॉय था ये कोई वहाँ का अस्पताल का कोई ना तो डॉक्टर था ना तो वार्ड बॉय था, ये था पुलिस का दलाल, पुलिस का दल्ला आप इसे कह सकते हैं। और आपको ऐसी कई सारी जगहों पर इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो एक रौब जमा के रहते हैं। और ये जो संजय रॉय था ये इसे शराब पीने की लत थी और अश्लील वीडियोस देखने की लत थी, अश्लील मूवीज़ देखने की लत थी। और जितने भी लोग उस अस्पताल में हैं वो सभी बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो संजय रॉय है, ये कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये है ही बेकार इंसान। और जब ये चीज़ देखी जाती है कि सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि 4 बजे संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में घुस रहा है और 4:37 पर वो निकल रहा है। पर जब वो घुसा था तो उसके गले में एक नेक बैंड था, जो ब्लूटूथ नेक बैंड होता है। और जब वो निकल रहा है, सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं जूम करके, जब वो निकल रहा है उस सेमिनार हॉल से तो उसके गले में वो नेक बैंड नहीं था। और वही नेक बैंड जो है
वहाँ के जब मीता की बॉडी वहाँ पर मिली गई थी और अगल बगल जितनी चीज़ें थी, चूँकि मीता का लैपटॉप भी वहीं था, मीता का मोबाइल फ़ोन भी वहीं पे था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि मीता की बॉडी के आसपास मीता की जितनी चीज़ें थी चोरी हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मीता का लैपटॉप भी वहीं बरामद हुआ, मीता का मोबाइल फ़ोन भी वहीं बरामद हुआ, बट वहाँ पर एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी बरामद हुआ था। और जब सीसीटीवी कैमरे में ये देखा जाता है और वहाँ पे भेजा जाता है पुलिस को संजय के घर पे उसे उठाने के लिए, तो वो बहुत नशे में था पहले तो, और नशे में कुछ भी अच्छे से वो बोल नहीं पा रहा था। और सीसीटीवी कैमरे में भी ये दिखा है कि जब वो सेमिनार हॉल से निकल रहा है तब लड़खड़ाता हुआ निकल रहा है। दूर से ही देखकर कोई भी कह सकता है कि ये व्यक्ति नशे में है। और वो जब निकल रहा था उसके घर गए, उसके फ़ोन से एक पुलिस अधिकारी ब्लूटूथ डिवाइस वही वाला नेक बैंड कनेक्ट करता है और वो कनेक्ट हो जाता है। और जब उसे हिरासत में लिया जाता है, उसका नशा उतरता है, तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, अरेस्ट कर लो मुझे। वो कहता है कि मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संजय को हिरासत में ले लिया गया और वो पब्लिकली उसका वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस उसे ले जाती हुई दिख रही है और पुलिस इसे अपनी सक्सेस बता रही है कि भैया हमारा एक बहुत सफलता है ये बहुत बड़ी कि हमने संजय को जो है हिरासत में ले लिया है। बट एक सवाल जो है उभर कर सामने आता है कि संजय का जो शरीर है, संजय की जो बॉडी है वो दुबला पतला है और मीता जो है उसका जो बॉडी वेट है वो संजय से ज़्यादा है। और नशे की हालत में इतना कुछ ख़राब कर देना, जैसा कि मीता की बॉडी में पाया गया, सिर से लेकर पैर तक चोटों के जो निशान थे, जिस तरह के गंभीर निशान थे, वो किसी एक व्यक्ति द्वारा, या एक चीज़ और रिपोर्ट में सामने आई थी कि जो मीता का पेल्विक गर्डल था वो भी तोड़ दिया गया था। जो पेल्विक मसल होती है कमर के नीचे वाले हिस्से में, दोनों पैर जो थे विपरीत दिशा में करके पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया था। तो ये नशे में करना मुमकिन नहीं था। और मीता का जो वेट था वो थोड़ा ज़्यादा था और अगर एक अकेला इंसान उस पर ये सब करता तो ये पॉसिबल था ही नहीं किसी भी तरह से। तो एक सवाल उठकर सामने आता है कि क्या ये किसी एक व्यक्ति का ही किया धरा था। एक और चीज़ मीता की रिपोर्ट में सामने आई कि मीता की वजाइना से 151 ग्राम सीमन की क्वांटिटी मेंशन की गई है कि उसकी जो वजाइना में जो सीमन मिला है, मतलब उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था, वो 151 ग्राम था। किसी एक इंसान के द्वारा ये मुमकिन नहीं है और इस मामले को भुला देने की, इसको दबा देने की बहुत कोशिश की जा रही है, जो कि साफ नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो खुद अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई हैं। पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं और तरह तरह की बातें, बहुत सारे वीडियोज़ हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें उजागर होती जा रही हैं। दोस्तों मेरा बस एक सवाल है, मेरा ये कहना है कि ये जो संजय रॉय नाम का जो व्यक्ति था, ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आपको किसी न किसी सरकारी संस्थान में या कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे और वो अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है भैया, हमारे तो अंडर में सब कुछ आता है। संजय रॉय जो था ये पुलिस बैरक में जाके सो गया था और ये अपने आप को इस तरह से दिखाता था कि ये खुद एक पुलिस वाला है और कई सारे लोग तो उसे पुलिस वाला ही समझते थे। वो तो अब ये जो मुद्दा सामने आया उसमें सामने आया कि भाई ये पुलिस वाला नहीं था, पुलिस वाले का दलाल था और अस्पताल के अंदर बेड दिलवाने के नाम पे पैसे लेना, अस्पताल के अंदर जितने भी मरीज़ होते हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनका कोई भी काम कराने के बदले पैसे लेना, इस तरह का काम संजय करता था। और संजय का एक पास्ट भी था। संजय की 3 शादियाँ हो चुकी थी और तीनों शादियों से उसके तलाक हो चुके थे और तीनों तलाक के रीज़न थे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था अपनी बीवियों के साथ। उसने चौथी शादी की जो कि अभी से लगभग 1 साल पहले ही उसकी जो चौथी बीवी थी वो कैंसर से उसकी मौत हो गई और ये एक पास्ट रहा संजय का। तो ऐसे व्यक्ति को जो डोमेस्टिक वायलेंस के चलते जिसके 3 तलाक हो गए हों, जिसे अश्लील वीडियो देखने की लत हो, जिसे शराब पीने की लत हो, और एक चीज़ और, इसने जो है अस्पताल के अंदर ही जो जगह होती है, जो आपने देखे होंगे अस्पताल के जो कॉरिडोर्स होते हैं उसके अगल बगल कुछ खुली जगहें होती हैं, कुछ सुनसान जगहें होती हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ अक्सर बैठ के ये शराब पिया करता था और फिर शराब के नशे में ही ये सारे जो भी काम हैं अक्सर शराब के नशे में धुत देखा जाता था और लड़कियों को छेड़ना तक वो इस आरजीकर अस्पताल में करता था। तो दोस्तों मेरा बस यही सवाल है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनको ढूंढ के ख़त्म करो। आपको बहुत सारे अस्पताल में इस तरह के लोग मिल जाएंगे, आप जाइए तो सही अस्पताल में, इनको ढूंढ के ख़त्म करो, इनका सबका पास्ट निकालो। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये ही सबसे बड़े दीमक होते हैं, यही सबसे बड़े कीड़े होते हैं समाज में और इनका अगर ख़ात्मा किया गया तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सफाई हो जाएगी इस सिस्टम में। तो दोस्तों ये था पूरा वाक़या जो मैंने आपसे शेयर किया कि क्या क्या हुआ उस रात 9 अगस्त की, उस काली रात को। वीडियो बनाते बनाते मेरी भी जो वीडियो की लाइट है वो कम हो गई क्योंकि मैं इस वक्त इवनिंग में जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी बातों को आप
जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइट अभी चली गई है। बट मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरी जो बातें जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक किस तरह से पहुँचती हैं। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसके बाद ये जो मुद्दा उठा है, उसके बाद जो चीज़ें देखी जा रही हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो माफिया गैंग होती है ना, उस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि जो प्रिंसिपल थे इस अस्पताल के, इस कॉलेज के, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और 8 घंटे के अंदर अंदर ही उन्हें किसी दूसरे कॉलेज का, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। बताइए। और फिर बाद में पता चलता है कि वो जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट इंसान है। हर मामले में वो पैसे खाता था। और एक और चीज़ सामने आई है कि वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट इंसान था। उसने पहले तो बात को दबाने की कोशिश की कि भाई इसको दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए बात को, यहीं के यहीं। पहले तो इस पूरी घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद जिस तरह से सीबीआई को ये केस सौंपा जाना था, सीबीआई के आने से पहले वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बताकर जितने भी सबूत थे उसे मिटाने की कोशिश की गई। और जिस क्वांटिटी में मीता की बॉडी में सीमन मिला, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि एक से ज़्यादा लोग थे। तो आखिर उस संजय रॉय से पूछा क्यों नहीं जा रहा, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही कि तूने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन कौन था तेरे साथ में? उसकी ज़ुबान क्यों नहीं खुलवाई जा रही? क्या ये प्री प्लान था जो भी किया गया, पहले से ही प्लान था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मीता जो है किसी भी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली लड़की थी, और उसे आरजीकर अस्पताल का जो इतिहास है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है। यहाँ पर जितने लोग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की और इनकी आवाज़ को इस तरह साइलेंट कर दिया गया कि ये गायब ही हो गए, इस दुनिया से ही गायब हो गए। तो आरजीकर अस्पताल में इतना कुछ चलता था, और आरजीकर अस्पताल में प्रॉस्टिट्यूशन भी चलने की खबरें सामने आई थीं, और जिसमें ये जो प्रिंसिपल थे संजीव घोष, इनके भी इंक्लूड होने की जानकारी थी। तो ये सारी बातें जब मीता को पता लगी, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स द्वारा कि ये कुछ बातें थी जो मीता को पता लग गई थी और वो सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी, तो पहले तो उसे वार्न किया गया, उसकी स्कूटी वगैरह तोड़ दी गई थी, और फिर एक निशाना साध के एक प्लान के तहत उसके साथ इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। और ये सारी चीज़ें जो है सामने आई। मेरा बस सवाल ये है कि इतना माफिया राज क्यों चला रहे हो यार? और ममता बनर्जी जो कि वहाँ की चीफ़ मिनिस्टर हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया मेरा पल्ला मैं झाड़ लूँ, प्रोटेस्ट में खुद शामिल हो गई, खुद ही के ख़िलाफ़, खुद ही की सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। क्या बेवकूफ़ी है दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं कि बंगाल के जब चुनाव रिज़ल्ट आते हैं, उसके बाद किस तरह से वहाँ पे तुरंत जिस दिन चुनाव के रिज़ल्ट आते हैं उसी दिन दंगाई आते हैं, और जो है वहाँ पे दंगे करते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। और दोस्तों, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, मीता का ये जो मुद्दा सभी लोगों के सामने आया, और जब जितने भी जूनियर डॉक्टर्स थे सभी हड़ताल पर बैठ गए, सभी प्रोटेस्ट पर बैठ गए, और जब ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अचानक से 1000 लोगों की, 1000 गुंडों की एक भीड़ आती है और उन प्रोटेस्ट करने वालों को मारना शुरू कर देती है, और वहाँ पे जितने भी सबूत थे उसे भी ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो ये जो गुंडे हैं, ये कहाँ से आए? ये जो मॉब हैं, हज़ारों मॉब्स एक साथ आ गए, ये तो किसी न किसी के इशारे पे ही आए होंगे। तो इतना बड़ा माफिया राज कि पहले इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, फिर प्रोटेस्ट में हज़ारों मॉब्स को भेजकर जो जूनियर्स थे उन पे मारपीट की गई, और इस तरह की जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ये एक बहुत ही ख़राब करप्ट सिस्टम की निशानी है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक जड़ ठीक नहीं होगी तब तक पेड़ का तना ठीक नहीं होगा। तो मेरा मुद्दा यही है कि ये जो संजय घोष जैसे लोग हैं, जो हर अस्पताल में आपको मिल जाएंगे, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारे बाप का अस्पताल है, हमारे बाप का यह संस्थान है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर ख़त्म किया जाए, इनकी हिस्ट्री खंगाली जाए, इनकी हिस्ट्री देखी जाए कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था, और ये इस काम के लायक हैं या नहीं, ये हमारे अस्पताल में आने के लायक, कोई भी काम करने के लायक है या नहीं, ये देखकर ही किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में काम दिया जाए। और मैं अगेन, मीता के साथ जो हुआ वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, और ये जो संजय है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं बस यही कहूँगा कि और पूछताछ हो और ये जाना जाए कि कितने लोग इस कांड में शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से चोट के निशान थे, हाँ, संजय की बॉडी पे एक भी निशान नहीं था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना सब कुछ लड़की का बर्बाद कर दो, सिर से लेकर पैर तक, और आप बिल्कुल एक खरोच तक आपकी बॉडी पर ना आए। तो ये एक से ज़्यादा लोगों का काम है। जिस तरह से सीमन की क्वांटिटी भी मीता की वजाइना में मिली, तो उससे भी ये सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं कि एक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। इसकी पूरी पुख्ता जांच हो, संजय से पूछताछ हो, उससे पूछा जाए, जो कि अभी तक पूछा नहीं गया है कि तूने क्यों किया, कैसे किया, कितने लोग थे। इसे भी इस तरह से दबाया जा रहा है, लगता है कि जानबूझकर, जैसे वहाँ पे उसने अपना ब्लूटूथ डिवाइस छोड़ा हो और फिर वो खुद कह रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे फांसी दे दो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ये जानबूझ के अपने सिर पे सारा इल्ज़ाम लेके जितने बाकी साथी थे
उनको बचाना चाह रहा है या जो भी है। और वो जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं वो 3rd फ्लोर पे थे और एक कॉरिडोर के सामने लगे हुए थे और अंदाजे से ये चीज़ देखी जा रही है कि इतने लोग इतने बजे यहाँ से यहाँ गए। तो ये चीज़ अभी बहुत गड़बड़ है। मैं तो चाहूँगा कि इंसाफ हो, दोषियों को सज़ा भी मिले और साथ ही मीता के परिवार को पूरी मदद मिले सरकार की तरफ से। जीवन पर्यंत जो भी उनका नुकसान हुआ है वो तो कभी पूरा हो नहीं सकता, बट जिस भी प्रकार से सरकार उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके उस परिवार को, मीता के परिवार को अगर कुछ ऐसा देती है जिससे उनका आगे का जीवन पूरा अच्छे से बीत सके, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर होता है तो। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इंसान पैदा होता है पर कीड़े पनपते हैं गंदगी से। ये उन्हीं गंदगी से पनपे कीड़े हैं। संजय की माँ का भी इंटरव्यू देखा मैंने, लल्लन टॉप के सौजन्य से लल्लन टॉप की टीम गई थी। इस दरिंदे की माँ से जब पूछा गया कि आपको लगता है क्या कि संजय ने ये सब किया होगा, तो संजय की जो माँ है वो कह रही नहीं नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता कि उसने किया होगा। देखिए एक अपराधी की माँ क्या कह रही है। तो जब तक ये जो गंदगी साफ़ नहीं होगी ना, तब तक ये कुछ नहीं हो रहा। और सोच, पता है लोग कह रहे हैं सोच ठीक करो, सोच ठीक करो, इसमें तो अरबों खरबों साल लग जाएंगे, बट कानून चेंज होना चाहिए, कानून में तब्दीली होनी चाहिए कि ऐसा अगर कोई कृत्य करता है तो उसकी जो सज़ा है वो किस तरह से होनी चाहिए। वो इतनी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि देखने वाले की, जानने वाले की रूह काँप जाए। तभी ऐसे जो दरिंदे हैं वो ऐसा कांड करने से पहले 1000 बार सोचेंगे या सोचेंगे ही नहीं। तो बस ये है कानून में संशोधन हो, कानून में कुछ ऐसे चेंजेस हों जिनमें ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी हो या चौराहे पे लटकाया जाए, या चौराहे पे जितना भी दर्दनाक हो सकता है इनके साथ वो किया जाए। बाकी सोच में तो क्या ही कर सकते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है भारत की वो कहीं ना कहीं यही है कि गंदगी भी तो बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गंदगी भी बढ़ेगी, और गंदगी बढ़ेगी तो कैसे उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। खैर, ईश्वर उस बच्ची की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और हम तो यही कहेंगे कि काश उस रात उसके साथ और भी उसकी साथी होती, अगर वो साथ में होती, किसी की अकेली नहीं होती, तो हो सकता था शायद वो बच सकती थी। या सिस्टम, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बात करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट ये है कि जो भी हुआ मैं उसका जमकर विरोध करता हूँ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।